हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो लोगों, आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी व्यूअर्स से कि आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। और ये वीडियो किस से रिलेटेड है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वीडियो रिलेटेड है, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में जाना चाहिए। तो आज मैंने इस टॉपिक को चुना है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों के बीच में। तो इस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई भी हो जाते हैं। कई बार उनको समझ में नहीं आता कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए या स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि कोई कहता है स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा है, कोई कहता है म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो आज मैं लोगों आप सबको गाइड करने जा रहा हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड एक मेरा क्लियर कट ये माफ़ी चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए कि प्रेजेंटेशन मेरी इस वीडियो की ख़राब ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप मेरी वर्डिंग्स पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे तो आपको, मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए या आपको स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें एंड इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो हो सके तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर देता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड की। तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे बिगनर्स जो अभी आए हैं, जिनको 2-3 साल हुए हैं। पहले तो बहुत अच्छा मार्केट में बुल रन चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी गिरावटें भी हुई हैं, तो कई लोग डरते भी हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स में लॉस भी हो सकता है और कई स्टॉक्स में अलग फ़ायदे हैं, म्यूचुअल फंड के अलग फ़ायदे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं आपको स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस बताऊंगा, एंड साथ के साथ डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनमें इन्वेस्ट करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है मुझे लगता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंपल टू इन्वेस्ट, पहला पॉइंट। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू द स्टॉक। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर लेना है, वो 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा है, और बिगनर्स आते हैं, कई नए लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा डरते भी है, लेकिन वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर मान लीजिए वो 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, तो वो रिलायंस का 1300 का स्टॉक या और भी महंगे स्टॉक जैसे टीसीएस शायद उनको पसंद होगा, तो वो उसमें पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है। वो 4000 रुपये की कंपनी है, 4042 पे टीसीएस मिल रहा है, रिलायंस 1300 के आसपास है। लेकिन आप एक म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो कम पूंजी वाले लोगों के लिए, एंड जो स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं जिनके पास पूंजी कम होती है, वो एटलीस्ट मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट के थ्रू भी आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनली मैनेज। म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप शुरू में मार्केट में नए नए आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो आप अपना पैसा प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, उनको हैंडल करते हैं, और वो लोग डिसाइड भी करते हैं कि हमें कौन से सेक्टर में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस भी होता है, जिससे कि हमसे वो कई 4 कदम आगे हैं। उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस भी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे जो पैसे हैं वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑफर डाइवर्सिफिकेशन। तो जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट 40 से 50 कंपनियां तो होती हैं। तो आप 500 रुपये से भी इंडिया के स्टॉक मार्केट की, जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेते हैं, तो आपको पता ही होगा निफ्टी 50 में हमारे 50 स्टॉक्स आते हैं। तो आप 500 रुपये से मात्र निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, कि आप मात्र 500 रुपये से
लगभग 50 बड़ी कंपनियां या 50 छोटी कंपनियां या 50 मिड कैप कंपनियां एक साथ उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मात्र 500 रुपये से। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेट कन्वीनियंट, यानी कि वही है कि बहुत ज़्यादा आसान है इसमें इन्वेस्ट करना। आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, आपको जस्ट एक म्यूचुअल फंड हाउस में अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सिर्फ आपका पैन नंबर लगेगा और एक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप वहाँ से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। और दूसरी बात, गिव्स अ हायर रिटर्न्स। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँगा गिव्स अ हायर रिटर्न। अगर आप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में लेते हैं तो आप 12% के आसपास के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में जाएंगे तो वही अमाउंट आप 14 से 15 कर दीजिए, एंड स्मॉल कैप में आप 17 से 18% के रिटर्न्स को आराम से आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं विद सेफ्टी, क्योंकि आप जो है अपना पैसा प्रोफेशनली जो मैनेज्ड लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, वेल एक्सपीरियंस है, कई कई सालों का उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास आप अपना पैसा दे रहे हैं। तीसरा जो है लो कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप जब किसी भी फंड मैनेजर के पास आप पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड वालों का, तो उनके पास ढेरों सारे जनता का पैसा आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फीस जो है, क्योंकि अब फंड मैनेजर को आप पैसा दे रहे हैं तो वो भी अपनी एक फीस चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप 1-to-1 किसी से कंसल्टेंसी लेंगे या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के पास जाएंगे अगर 1-to-1, तो उसकी फीस काफ़ी हाई होगी आपके पास और आपके पास तो कम पूंजी है और आप बिगनर हैं, तो आप उतना शायद अफोर्ड ना भी कर पाएँ। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से भी एक लो कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी जनता का पैसा लेते हैं, तो फीस भी वो हर किसी से लेते हैं, तो उनका भी इनकम हो जाता है एंड हमें भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि हमारा पैसा एक प्रोफेशनल बंदा मैनेज कर रहा है। उसके बाद ऑफर्स लिक्विडिटी, आप बड़े बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर बड़ी बड़ी एएमसीज का लेंगे, जैसे एसबीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई, अगर आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं बड़े बड़े जो रिप्यूटेड नाम है, तो आप आसानी से अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। हर महीने 2 महीने में इनका डेटा अपलोड होता रहता है म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे भी, और भी जैसे आप किसी ऐप के थ्रू ले रहे हैं उसमें भी आपका पूरा का पूरा डेटा आएगा। आपको प्रॉपर ईमेल्स भी आएंगी कि उनकी होल्डिंग में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हाईली रेगुलेटेड, इनके ऊपर सेबी की कड़ी निगरानी भी रहती है। अगर कोई आपने मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड आपने चुना है, तो वो लार्ज कैप फंड के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। वो चाह के भी किसी स्मॉल कैप फंड में अगर उसको लग भी रहा है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता है। यानी कि आपसे अगर वो बोल रहा है कि मैं लार्ज कैप मेरा फंड है, तो वो लार्ज कैप कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो उसको और फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट, हाँ थोड़ी बहुत वहाँ पे सेबी ने थोड़ी बहुत नियम बना रखे हैं कि आप थोड़ा सा अमाउंट्स स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी आंखों में धूल झोंक के आप उसे लार्ज कैप के नाम पे फंड लेके उसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में या कुछ, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अलाउस टू स्विच टू अदर स्कीम। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये है वो है, तो आप फंड के अंदर ही उसको स्विच भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसमें कोई भी ज़्यादा बड़े चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हमारे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार का रहते हैं। उसके बाद हम बेनिफिट्स देखते हैं आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग ये मेरा भी एक पर्सनल मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत है। सबसे पहली बात, हाई रिटर्न पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी स्टॉक में अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं 1-to-1, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब आप 40 से 50 कंपनीज का जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 की 50 कंपनियां तो एक साथ नहीं भागेंगी, कुछ डाउन भी होंगी, कोई डूबेंगी भी, किसी के रिटर्न्स बहुत ही कम आएंगे, किसी के बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो आपके ओवरऑल जो रिटर्न्स होते हैं वो वही एक रेंज में आ जाते हैं 12 से 18% के बीच में म्यूचुअल फंड में। लेकिन स्टॉक्स में अगर आपने किसी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक में अच्छे लेवल पे एंट्री कर ली, तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ही बम्पर रिटर्न्स 20-30% की कंपाउंडिंग भी आपको अगले 5, 10, 15 सालों तक दे सकता है।
दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई भी कंपनी में का शेयर आप खरीदते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, तो सेबी के ये नियम है, अगर उस कंपनी में कोई भी बड़ा एक्विजिशन हो रहा है या वो अपने कोई एसेट्स बेच रहे हैं या उनके मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, तो उन चीज़ों को कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ता है। और कई बार तो वो आपको ईमेल्स भी करते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज़ पर कि हमारी कंपनी में ये चेंजेस होने वाले हैं, और आपको वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं। आप भी उस कंपनी के डिसीजंस में अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अर्न एक्स्ट्रा इनकम। कई बड़ी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां जो होती हैं, वो हमें, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस, अगर टीसीएस की मैं बात करूं तो साल में 4 बार टीसीएस डिविडेंड देती है, क्योंकि वो कंपनियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो एक अच्छा हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी हमें मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं। इनमें ग्रोथ जो है एक लिमिटेड ग्रोथ ही होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को दूसरे तरीके से पैसा देते हैं, यानी कि वो डिविडेंड के थ्रू भी पैसा देना शुरू कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं। इनको भी पता है कि अब हम इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि हम 20-25% के रफ्तार से ग्रो नहीं कर सकती हैं। तो उनका जो एवरेज रिटर्न होता है वो 12 से 15 के बीच में ही होता है। हाँ, अगर कोई लार्ज कैप कंपनी इससे भी कम ग्रो कर रही है तो आई थिंक हमें उसमें ज़्यादा दिन नहीं बने रहना चाहिए। ओनली डिविडेंड्स के चक्कर में, एक और मेरा एक पॉइंट ये भी है कि डिविडेंड के चक्कर में भी हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्रैप हो सकता है। फ्यूचर की वीडियोस में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद टैक्स सेविंग की बात करें तो हाँ, यहाँ पे टैक्सेस भी बचते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपके 1,25,000 का जो प्रॉफिट है उस पर नो टैक्स लगता है। मतलब उस पे 1 रुपया भी आपको नहीं देना, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। वो भी अब 12.5% है। एक साल पहले, इस बजट से पहले वो 10% था। तो आई थिंक वहाँ पे टैक्स की भी सेविंग हो रही है। एंड नो एक्स्ट्रा फीस। नो एक्स्ट्रा फीस का मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो जिस दिन आपने उस स्टॉक को बाय किया, सिर्फ उसी दिन आपको ब्रोकरेज या एसटीटी या जीएसटी, ये सब चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी कि वन टाइम चार्जेस देने पड़ेंगे। और उसके बाद चार्जेस आपके जब लगेंगे जब आप उसको बेचेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में हर साल आपका जो पैसा जितना भी लगा हुआ है उस फंड में, वो फंड उतनी फीस उस फंड के हिसाब से आपसे वसूल करता ही रहेगा। लेकिन स्टॉक्स में ये चीज़ नहीं होती है। स्टॉक्स में आपने जब बाय किया जब ही आपको फीस देना है, एंड जब सेल किया तभी आपको फीस देनी है। एंड ईजी टू बाय एंड सेल। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैं टॉप 500 कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे बाय एंड सेल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड 8th पॉइंट जो है आपका, लर्न मोर अबाउट द मार्केट, जो कि मुझे ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान आता है। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है आपको कंपनी का, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कैसे पढ़ना है, उसके बिजनेस को स्टडी करना आपको सीखना पड़ता है। आपको इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत फैक्टर्स भी आने चाहिए। आपको काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जिसमें आपको मज़ा भी आएगा। और कई अलग अलग तरह के सेक्टर्स, आपको आईटी को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बैंकिंग को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑटो इंडस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू होंगे, तो आपको मज़ा आना शुरू होगा, जिससे आपकी नॉलेज जो है और भी ज़्यादा गेन होगी। वक्त के साथ आपकी नॉलेज कंपाउंड होगी। हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपको डायरेक्ट पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप पढ़ेंगे तो मैं, यकीन मानिए, मेरे को भी लगभग मार्केट में लगभग 6 साल ही हुए हैं अभी, लेकिन मेरा डेली का 1 से 1.5 घंटा पढ़ने में जाता है। तो मुझे अलग अलग बिजनेसेस वगैरह पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और जब आप धीरे धीरे बिजनेस पढ़ना सीख जाएंगे तो आप स्टॉक इन्वेस्टिंग भी खुद ब खुद सीख जाएंगे कि कौन से में जाना चाहिए और कौन से में नहीं। उसके लिए आपको किसी की भी एडवाइस की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार बिजनेस पढ़ना सीख गए तो किसी भी गुरु की, किसी को भी फॉलो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, कहाँ पे कम मिलेगा, तो उसके लिए भी बात करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जांपल्स जानने से पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे हमने जो है मैंने जो है 10,000 रुपये लगाए हैं 5 म्यूचुअल फंड्स में एंड 5 स्टॉक्स में।
तो आप देख ही सकते हैं हमारे 3 जो स्टॉक्स के रिटर्न है, पहले में 0% यानी कि हमारा शेयर डूब गया, दूसरे में 5%, तीसरे में 15%, चौथे में 20% एंड पांचवें में 30%। तो आपको ये नंबर्स लग रहे होंगे रियलिस्टिक नहीं है कि 20% तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 30% भी बहुत ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये पॉसिबल है। अगर आप बिजनेस को अच्छे से पढ़ना सीख गए तो ये जो रिटर्न्स है ना, ये पॉसिबल है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के रिटर्न। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 12% का मैंने रिटर्न लिया, 14 का भी लिया, 15 का भी लिया, 16 एंड 18% का रिटर्न भी लिया। म्यूचुअल फंड में मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी कमी है कि इनका जो रिटर्न है ना, वो एक रेंज बाउंड होता है। आप 10 से 20% के बीच में ही लगा सकते हैं, आ सकते हैं आपके रिटर्न। आपका म्यूचुअल फंड चाहे कितना भी अच्छा हो, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 2 3 4 साल में हो सकता है कि 50% के भी रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड निकाल दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल 15 साल के टाइम हॉरिजन में मुझे नहीं लगता कि 20% से ज़्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड का निकालना ईजी है। बहुत, अगर कोई फंड्स होंगे भी तो एक आध दो होंगे कोई। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राफिकल के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है ये। 10,000 रुपये अगर हम 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 सालों के लिए लगाएंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा हमारा 96,462 रुपये। सॉरी, मैं एक चीज़ मिस्टेक भूल गया पीछे। हाँ, तो रिटर्न्स को हमें जब भी कैलकुलेट करना है तो हमें स्टॉक वाइज रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, एवरेज रिटर्न्स देखते हैं कि हमारा जीरो का आया, फिर 5 15 20 इसको जमा किया और 5 से डिवाइड करते हैं तो 14% के रिटर्न हमारे ओवरऑल आएंगे। नहीं, मैं आपको ये आगे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। हमें पर्टिकुलर हर शेयर का अमाउंट ऐड करके फिर टोटल निकालना चाहिए, ना कि रिटर्न्स को एवरेज करके हमें रिटर्न्स निकालने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम इसको देखेंगे। ये आपने देख लिया। उसके बाद मैंने चारों का बाकी जो 4 म्यूचुअल फंड्स हैं आप देख सकते हैं, 14%, 15 और 16 और 18% के हिसाब से उनके अमाउंट्स भी आपको दिख रहे होंगे। 14% के हिसाब से 1,37,000, 15 के हिसाब से 1,63,000, 16 के हिसाब से 1,94,000 और 18 के हिसाब से 2,73,000 रुपये। तो ये अमाउंट है जो आपका 20 साल बाद अगर आप 10,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड्स का डेटा है। आप इनको अगर कैलकुलेट जमा करेंगे, टोटल अमाउंट आपका आएगा 8,66,000 रुपये। यानी कि आप 50,000 रुपये मात्र वन टाइम लगा के आपको 20 साल बाद मिलेंगे 8,66,000 रुपये। एक मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, ओनली लमसम वन टाइम। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स की मैंने यहाँ से अमाउंट हटा दिया है, मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। तो एक स्टॉक तो हमारा डूब ही गया है, तो 4 स्टॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे। 5%, 15%, 20% एंड 30% के रिटर्न्स हमें स्टॉक्स ने दिए हैं। तो आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आप रिटर्न्स हैं तो देखिए, पांचों के पांचों म्यूचुअल फंड्स ने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे 2 स्टॉक्स तो एकदम बेकार ही निकल गए। एक तो डूब ही गया और एक ने मात्र 5% के रिटर्न दिया, और बाकी 3 ने देखिए 15%, 20% एंड 30%। अगर आप इनका पिछले स्लाइड में मैं एक बार आ जाता हूँ। अगर आप स्टॉक्स का यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 14% का है मात्र, और म्यूचुअल फंड का 15 है। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर आपको कौन दिख रहा है? म्यूचुअल फंड, जबकि स्टॉक यहाँ पे हार गए। लेकिन मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि जीता कौन एंड में। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स का टोटल देख लीजिए। पहला स्टॉक तो 0 हो गया हमारा। सेकंड स्टॉक जो है 10,000 के हमारे हो गए 26,000। तीसरा जो है 15% के हिसाब से हो गए 1,63,000। 20% के हिसाब से हो गए 3,83,000। और पांचवा तो आप देख ही रहे होंगे 19 लाख रुपए का अमाउंट बन गया। तो आप देख ही सकते हैं 24,74,069 रुपये बन गए आपके मात्र 50,000 रुपये 20 सालों में। तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं, एक जगह है 8 लाख और एक जगह है 24 लाख रुपए। तो बहुत ही बड़ा गैप एक क्रिएट हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि क्लियर कट यहाँ पे स्टॉक्स जो हैं विनर हैं। हालांकि उनमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड में एक सेफ्टी है, लेकिन जहाँ सेफ्टी है वहाँ रिटर्न्स कम है, जहाँ रिटर्न्स ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन हमेशा लोग जो है ना रिवॉर्ड देखते हैं, रिवॉर्ड के पीछे का रिस्क उनको दिखाई नहीं देता है।
तो आइए चलिए अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड। नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो कई बार म्यूचुअल फंड्स जो हैं हमें वादा तो कर देते हैं कि हमें इतने % के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन वो मिलना नाम आसान नहीं होता है, और कई बार हमें रिटर्न्स नहीं भी मिलते हैं, गारंटी नहीं होती है। ये चीज़ स्टॉक्स में भी है, हम पैसा लगाते हैं और वो डूब भी जाता है। इम्पैक्ट ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस और रिटर्न, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, आप जब तक उस अमाउंट को उस एएमसी, आपने चाहे एसबीआई लिया हो या एचडीएफसी, आईसीआई, उसके एएमसी अकाउंट में जब तक वो पैसा रहेगा, जब तक उसके पास वो पैसा रहेगा, जब तक वो हर साल आपसे उसकी फीस चार्ज करता रहेगा, जिससे आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स कम होंगे। क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, आपने जिस दिन लिया सिर्फ उसी दिन आपका पैसा उसमें कटेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, हर साल हर दिन आपका पैसा उसमें से डिडक्ट होता है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब लिमिटेड कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ अपने ही चॉइस से पैसा लगाएगा। अगर आप मान लीजिए आपने कोई लार्ज कैप फंड लिया है और आप थोड़ा बहुत स्टडी भी कर रहे हैं, आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी पसंद आ गई जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आप अपना पैसा उस फंड में भी लगा सकते, क्योंकि आपने तो अपना पैसा अपने फंड मैनेजर को दिया, वो डिसाइड करेगा हमें वहाँ पे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। लिक्विडिटी कंसर्न्स, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लिक्विडिटी कंसर्न्स आ जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि ये बड़े फंड्स में ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता। टैक्स इम्प्लीकेशन भी वही है, सेम जैसा कि स्टॉक्स में है वैसा ही इसमें है। लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। आप सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है इसमें कि आप म्यूचुअल फंड में खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते। आपने जो पैसा दे दिया फंड मैनेजर को वही आपका पैसा करेगा, इसीलिए तो वो है वहाँ पे, तो आप खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते। चॉइस ओवरलोड। तो आप कई बार क्या होता है कि आपने 2-3 म्यूचुअल फंड्स लिए, हर म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि सेम कंपनीज भी काफ़ी हो, तो इससे क्या होता है कि हम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स तो हमने लिए हुए हैं, लेकिन उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो उन्होंने कंपनीज ली हुई हैं वो उसमें भी उन तीनों में है, तो क्या होता है कि ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा, क्योंकि एक ही स्टॉक 3-3 जगह है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट पे भी कोई कंट्रोल नहीं है आपका। अब स्टॉक्स में तो आप क्या है कि चेंज कर सकते हैं या किसी और से ले, और वैसे भी आप स्टॉक में एक ही बार पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड चाहे इस साल आपसे अगर इतना पैसा ले रहा है, अगले साल वो चार्जेस बढ़ा देगा तो आपके चार्जेस ज़्यादा कटेंगे, लेकिन स्टॉक्स आपने अगर एक बार बाय कर दिया तो वो चार्जेस कटेंगे ही नहीं, जब सेल करेगा तभी आपके चार्जेस कटेंगे, सिंपल है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो हाई रिस्क, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ बीच में कि आप डायरेक्ट जब स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी को पैसा किसी कंपनी में लगा रहे हैं, हो सकता है वो भाग जाए या कुछ भी हो जाए। टाइम एंड रिसर्च नीडेड। तो हाँ, ये मैं इसको कहूँगा कि ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए जो टाइम नहीं देना चाहते, वो यूट्यूब पे देख के या किसी भी टेलीग्राम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होके कोई भी टिप्स फॉलो करके इधर उधर पैसा लगा देते हैं, ये चीज़ उनके लिए। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल में अपना टाइम रिसर्च पे देना चाहता है, आई थिंक उनको तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। नो डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि कई लोग क्या करते हैं, उनको क्या लगता है डाइवर्सिफिकेशन, अगर उनको बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है तो वो एचडीएफसी ले लेंगे, आईसीआईसीआई ले लेंगे, कोटक, हाँ जितने भी स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो 3 बैंकिंग स्टॉक ले लेंगे, 3 आईटी ले लेंगे, 3 एफएमसीजी ले लेंगे और बोलेंगे हमने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। नहीं, ये प्योर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपको 5, 6, 8 सेक्टर्स लेने हैं, हर सेक्टर से एक आध कंपनी लेनी है। ये नहीं कि आप आईटी से 6-6 कंपनियां लेके बैठे हैं, बैंकिंग से 4-4 कंपनियां लेके बैठे हैं, एफएमसीजी से 8-8 कंपनियां लेके बैठे, तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आपको अलग अलग 6-7 कम से कम एटलीस्ट 5 सेक्टर्स तो होने ही चाहिए आपको पास, 2 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सेक्टर्स और 2 आप रिस्की भी ले सकते हैं और 2 थोड़ा मिडिल में ले सकते। इमोशनल डिसीजन। कई बार हमें किसी स्टॉक के साथ ना प्यार हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टाटा स्टील का शेयर ले लिया,
अरे यार ये तो टाटा की कंपनी है, ये तो इतनी पुरानी कंपनी है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो रिटर्न देगी ही देगी, मैं नहीं बेचूंगा इसको चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं मैं तो इसको सालों से जानता हूँ, मैंने इसके प्रोडक्ट्स बिकते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आपको कभी भी शेयर मार्केट में इमोशनल होके बाइंग नहीं करनी है, इमोशनल होके होल्ड नहीं करना है। जैसे मैंने यस बैंक जैसे अभी हाल फिलहाल में जब 2020 में उसमें क्रैश आया था, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था उसमें, दोबारा से आरबीआई ने उसको ज़िंदा किया, क्योंकि वो ज़िंदा करना उसको ज़रूरत भी थी आरबीआई की। अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, और विदेशी इन्वेस्टर भी सोचते हैं कि जब ये अपना बैंक ही नहीं बचा पा रहे तो हमारा पैसा क्या ही संभालेंगे। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो इस चक्कर में तो अब आपको पता है कि आने वाले कई सालों तक उसमें रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, आप उसमें लॉस बुक ही नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ये तो एक दिन बाउंस बैक होगा, मैं उसी दिन इसी से अमीर बन के रहूंगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। नो गारंटेड इनकम, यही चीज़ म्यूचुअल फंड में भी थी कि किसी भी चीज़ की शेयर मार्केट में आप आए हो तो कोई भी गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये भी आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ब्रोकर को पैसे देने ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा। रिक्वायर मार्केट नॉलेज, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग ईजी नहीं है, हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ईजी तो है लेकिन हम मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई हमें टिप दे दे और हम खरीदें और हम 5 साल में या 2 साल में लखपति करोड़पति बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद से पढ़ के खुद से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक वेल एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को इतना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, तो मैं ये कहूँगा आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा ही मार्केट में जाना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये सब सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब में बथेरा ज्ञान है, फ्री का ज्ञान है, आराम से आप पढ़िए, रोज़ ज्ञान लीजिए। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आपको आ जाएगा, आपको कई साल लगेंगे। और थोड़ा ना सिंपल तरीके से सोचिए, आप ज़्यादा मत सोचिए कि ये तो टाटा स्टील है, ये तो हर घर में इसका सरिया लगता है, ये है वो है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, आपको एकदम फैक्ट्स के साथ सोचना है कि ये प्रोडक्ट आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये कर सकते हो, आप जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं आप कोलगेट यूज़ करते होंगे या डाबर का करते होंगे, तो वहाँ पे आप डाबर का शेयर ले सकते हैं, कोलगेट का ले सकते हैं। उसके बाद आपके साथ पास शायद बाइक होगी, गाड़ी होगी, अगर गाड़ी मारुति की है तो मारुति में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा की है तो टाटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय पीते होंगे तो वो भी किसी कंपनी की होगी, हो सकता है टाटा की हो सकता है HUL की हो। तो जो आप डेली चीज़ें जो यूज़ करते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आपको स्टार्ट उन्हीं चीज़ों से करना चाहिए जो आप डेली यूज़ में लाते हैं। आप जैसे बैंक यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट HDFC में, आपका SBI में है या आपका ICICI में, तो जिन प्रोडक्ट्स को आप डेली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग आई थिंक वहाँ से चालू करनी चाहिए। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगेन, जितने भी स्टॉक्स का मैंने इस वीडियो में नाम लिया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके लगे। और वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच।